नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सचिन चौधरी, करता हूं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। ये है अपना करंट न्यूज एनालिसिस। आज है 18th सेशन और हमारा चैनल MSIS 360 डिग्री कवरेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तारीख आज की, जैसा कि आप सबको मालूम है, 15 मई। और करते हैं चलिए शुरुआत हम आज के करंट अफेयर की एक थॉट के साथ। तो थॉट ऑफ द डे आज का है, यू कांट बिल्ड ए ग्रेट बिल्डिंग ऑन ए वीक फाउंडेशन, यू मस्ट हैव ए सॉलिड फाउंडेशन इफ़ यू आर गोइंग टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रक्चर। जीवन में भी ये चीज़ लागू होती है। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होगा, तब तक हम एक मजबूत नींव की हम और बिल्डिंग की हम कामना नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी हमारा फाउंडेशन मजबूत बनेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ चलिए करते हैं शुरुआत आज के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन जो बना है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बना है। देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय इजराइल टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स कमिंग फ्रॉम पैलेस्टीन। हाल ही में इसराइल द्वारा फिलिस्तीन से आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए थार्ड, ऑप्शन बी आयरन डोम, ऑप्शन सी S-400 या फिर ऑप्शन डी सिल्वर डोम। आंसर दीजिए, आप सबके पास 10 सेकंड का वक्त मिलता है आपको। ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन बी आयरन डोम इसका आंसर होगा। देखिए, पिछले 4 दिनों में 2 बार इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा सुर्खियों में आया हुआ है। आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा रिकैप करवा देता हूं कि 1948 तक इसराइल का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। इसराइल जो आज के वर्तमान समय में मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के ईस्ट की तरफ बैठा हुआ है जो देश है, वो 1947 से पहले होता ही नहीं था। और उस वक्त सिर्फ होता था तो पैलेस्टीन के लोग वहाँ रहते थे और इसराइल को वहाँ पे बसाया गया था USA की स्वीकृति के द्वारा। और ये एक यहूदियों का देश है। ये बात आप सबको पता होना चाहिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए, बाकी पुराने बच्चों को मैं बात बता चुका हूँ। तो अभी वर्तमान समय में दुनिया में जहाँ हर जगह जिसको देखो वही कोरोना के डर से बैठा हुआ है। अब अगर कोरोना के डर से अगर ध्यान हटाना है तो फिर आप इंटरनेशनल न्यूज़ के मामले में इसराइल और पैलेस्टीन को देख सकते हैं। ये ऐसा देश है फ़िलहाल हाल ही में जहाँ की 96 लाख जो आबादी है, वो पूरा कंप्लीट जो कंट्री है उन सबको वैक्सीनेट किया जा चुका है। सब लोग मास्क हटा के स्वतंत्र घूम रहे थे, लेकिन ये स्वतंत्रता इतनी बढ़ जाएगी ये किसी को मालूम नहीं था कि स्वतंत्रता के चलते वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और अभी वर्तमान समय में इसराइल और पैलेस्टीन का गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अब एक तरफ तो कोरोना मार रहा है और दूसरी तरफ हमास, इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे को मार रहे हैं। देखिए, जो हमास ग्रुप है वो इसराइल में ही लोकेटेड है। इसराइल के जो इलाका है, इसराइल में गाज़ा स्ट्रिप जो इसराइल के वेस्ट में जो लोकेटेड है, जस्ट मेडिटेरेनियन सी के अटैच होके, उस इलाके में जो हमास ग्रुप है, जो पैलेस्टीन के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, वो पैलेस्टीन की देख रेख करने तो वहाँ पे बैठा हुआ है। और हमास क्या कर रहा है, लगातार इसराइल के ऊपर, इसराइल की जो तेल अवीव जो कैपिटल है, जो इंडिया मानती है और सभी देश तेल अवीव जो कैपिटल मानते हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहा है धुआंधार तरीके से। अब माजरा क्या है ये आप देखिए सीन एक बार। जैसे हमारे ये होली दिवाली, जब हमारे दिवाली पे यहाँ पे जब पटाखे छोड़े जाते हैं, वैसा सीन ये वैसे यहाँ पे रियल में देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप।
तो इज़राइल के पास अभी क्या है, ये जो चीज़ चर्चा में बनी हुई है आयरन डोम जो सिस्टम है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आयरन डोम की वजह से ये उनकी किस तरीके से प्रोटेक्शन होती है और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना शानदार तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ सिस्टम है। ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अब चलिए देखते हैं आयरन डोम सिस्टम के बारे में, ये कैसे काम करता है। ये देखिए, ये इमेज आप देख पा रहे हैं। इस इमेज से ज़रिए आपको समझाया जाएगा। ये आपको जो मिडिल में तारबंदी दिख रही है, ये एक तरीके से बॉर्डर है। इसके लेफ्ट साइड में इज़राइल है, इसके जस्ट राइट साइड में पैलेस्टीन है। ये बीच में बॉर्डर बना हुआ है। गॉट इट। अब देखिए, जो हमास, ये जो रेड रॉकेट आपको दिख रही है, मिसाइल दिख रही है, हमास क्या कर रहा है, हमास वाले जो लोग हैं, जो पैलेस्टीन को की जो सहायता कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो यहाँ से इन मिसाइल को दाग रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं। अब इसराइल के पास ऐसा ये आयरन डोम सिस्टम, ये ऐसा क्या सिस्टम है कि इनको बचाए हुए है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 100% इनको सेव कर रहा है। कुछ हद तक 80 to 90% इसराइल का मानना है कि 90% हम सेफ हैं, बट 80 to 85% तक ये एक तरीके से बुलवाक का काम कर रहा है, सेफ्टी का काम कर रहा है। गॉट इट। अब देखिए, ये जो सबसे पहले आपको लॉन्चर दिख रहे हैं, रेडार दिख रहा है और लॉन्चर दिख रहे हैं। होता क्या है, ये जो रेडार सिस्टम है, इस रेडार सिस्टम, सबसे पहले तो रेडार सिस्टम में क्या होगा, एक मैसेज कन्वे करेगा। रेडार सिस्टम का मैसेज कौन कन्वे करेगा, जो रेडियो तरंगे, जो रेडियो वेव्स जो स्काई में छोड़ी हुई है, वो डिटेक्ट करेंगे कि रॉकेट आसपास में कोई रॉकेट या मिसाइल को अटैक करने के लिए आ तो नहीं रही है। जैसे ही रेडार के पास से इन्फॉर्मेशन आएगी, ये एक तरीके से, ये देखिए इसमें, ये क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ पे। क्या कंट्रोल सेंटर में कंप्यूटर लगे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है। वो अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसका कैलकुलेशन कर लेगा और ये डिसाइड कर लेगा कि अब हमें वार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर ये क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्डर देगा, किसको ऑर्डर देगा, ये लॉन्चर को ऑर्डर देगा। लॉन्चर क्या करेगा, ऑटोमेटिक ही मिसाइल को लॉन्च कर देगा। अभी ये ब्लैक कलर में देख रहे हैं आप, लॉन्चर से निकली और ये धाड़ से इसकी जो मिसाइल है उसके ऊपर टकरा गई और उसको फिनिश कर दिया वहीं पे। तो ये जो मिसाइल होती है, इनमें इनबिल्ट सेंसर लगा होता है जो दूसरी मिसाइल को पकड़ लेता है, पहचान लेता है। अब ये भी 3 टाइप से काम करती हैं। अब 3 टाइप से काम करती है, तो उसमें सबसे पहले टाइप है फ्रंट टू फ्रंट। देखो, इसको समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा यहाँ पे। जैसे कि आपने महाभारत अगर आपने देखी हो, जो पहले DD1 पे भी आती थी महाभारत, ये जो सीरीज चली थी, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसमें जब युद्ध होते थे तो उसमें क्या होता था, एक तरफ से कौरवों की सेना, एक तरफ से पांडवों की सेना, तो ऐसे लड़ते थे। तो क्या होता था, ये जो तीर चलता था तो आमने सामने टकराता था और वो ख़त्म हो जाता था हवा में। ठीक वैसा ही सिस्टम होता है, लेकिन इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि सामने से अटैक कर दे। हाँ, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसमें जो अप्रोच होती है वो साइड अप्रोच होती है। कौन सा अप्रोच होती है, देखिए साइड अप्रोच होती है, जिसमें क्या होगा, मिसाइल के जस्ट, जैसे कोई सामने से मिसाइल आ रही है, उसके जस्ट साइड से उसको चकनाचूर कर दे कोई मिसाइल, उसको साइड अप्रोच करते। तीसरी जो अप्रोच है वो दुश्मन रॉकेट के पीछे पीछे आएगी, तो ये बहुत ही रेयर होता है। जैसे कि कोई दुश्मन की जो रॉकेट आ रही है उसके पीछे पीछे आए, ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो 3 टाइप से इनकी ये जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी है वो सुनिश्चित करती है, किसकी, इजराइल की, ये आयरन डोम। तो ये है वो आयरन डोम जो आप अब इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ चुके हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जो इनकी जो ये मिसाइल है उसका क्या नाम वहाँ पे बोलते हैं। जो ये मिसाइल है इसराइल में, तो इसको बोलते हैं तामिर मिसाइल। क्या बोलते हैं, तामिर, तामिर, TAMIR, तामिर मिसाइल को लॉन्च किया है। और कंपनी जो इसको लॉन्च करने वाली है वो है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। अब आप कहेंगे कि सर राफेल तो सर हमने सुना है फ्रांस की कंपनी है। बिल्कुल सही सुना है। जो फ्रांस की जो कंपनी है वो जो एक तरीके से एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट भेज रही थी, बट ये जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, ये राफेल कंपनी का नाम है जो कि इसराइल में स्थित है। अब राफेल डिफेंस इंडिया में भी, वैसे इंडिया में भी यूज़ आया था कुछ दिन पहले। कैसे, अभी मैंने हफ्ते भर पहले आपको बताई थी एक न्यूज़ की, गोवा में क्या हो रहा था, गोवा में पाइथन मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था, जो राफेल डिफेंस की तरफ से हमें मिली हुई है। क्या इंडिया के पास भी कोई ऐसा सिस्टम है जैसा इसराइल के पास ऐसा प्रोटेक्शन का सिस्टम है? जी हाँ, बिल्कुल है। इंडिया के पास तो इससे भी फैबुलस सिस्टम है। इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो हाईली पावरफुल है। जैसे कि
पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है अपने पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, और अश्विनी एडवांस सिस्टम, ये सब इंडिया के पास मौजूद है। इंडिया ने 39,000 करोड़ खर्च करके रसिया से S-400 परचेज किया है। ये सारी बातें आपको जान लेनी चाहिए करंट अफेयर के रेफरेंस में, और ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी मैंने आपका कवर कर दिया है। तो ये था मसला जो फ़िलहाल चला हुआ है, ये देखिए आप एक बार। ये उस तरफ से देखो रेड कलर में कितनी सारी रॉकेट आ रही है, और इसको फिनिश कर रही है इनकी इजराइल की, जो आयरन डोम में जो रेडार जो इसमें सिस्टम लगा हुआ है। गॉट इट। तो ये देख सकते हैं, ये इजराइल के लोकेशन है। छोटा सा मैप यहाँ पे दे रखा है। गाजा स्ट्रिप देख लो यहाँ पे, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, यरूशलेम सीरिया इसके किधर है, तेल अवीव कहाँ पे, लोग सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कि व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, दैट इज थर्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। ऑप्शन ए एन इजरायली रडार सिस्टम, ऑप्शन बी इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम, ऑप्शन सी एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी ए डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव इट्स न्यू प्रिजन रूल्स 2021। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने अपने नए जेल नियम 2021 को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 10 सेकंड का आपको मिलता है वक्त। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए पंजाब है। पंजाब स्टेट ने क्या किया है, नए प्रिजन रूल 2021 को एक तरीके से मंजूरी दी है। इसमें है क्या क्या बातें हैं, अभी हम इसको डिस्कशन करेंगे। एक बार आप पंजाब का मैप देख लीजिए, निहार लीजिए इसको, फिर हम बताएंगे आपको। आई थिंक आप ये देख चुके हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि जेल के अंदर ये छोटी छोटी जो जेल या चैम्बर डेवलप किए जाएँ, इस चीज़ को ये इन्होंने न्यू प्रिजन रूल बताया है, जिसके जेल के अंदर क्या होगी, छोटी छोटी चैम्बर होंगे, अलग से बना दिए जाएंगे, ताकि जो हार्ड कोर जो क्रिमिनल है उनको अलग रखा जाए, जो डेंजरस जो क्रिमिनल हैं उनको जेल में जो सिक्योरिटी के लिए लग रहे हैं उनको बेटर फैसिलिटी से मुहैया कराया जाए, यानी हाईली स्पेशलाइज्ड और टेक्नोलॉजिकल वेपन मिलेंगे। और जेल सिक्योरिटी को वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे वहाँ पे सेटअप किए जाएँ, ताकि जेल की सिक्योरिटी हाईली सिक्योर हो सके जेल। तो अब अगर हम बात करें, अभी कुछ दिनों पहले इसी से जेल से रिलेटेड एक चीज़ एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जो कि जेल को टूरिज्म के तौर पे यूज़ कर रहा है, जेल टूरिज्म दिखाने के लिए, है ना, कमाल की चीज़। अब देखिए पंजाब है ना, पंजाब के बारे में मैं खास बात आपको बता देना चाहता हूँ कि पंजाब है ना, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। यहाँ 5 नदी हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब है। 2 होती तो 2 आब होती, तो 5 तो पंजाब है। तो उसमें से इंडिया में कौन कौन सी रिवर का पानी रहता है, इंडिया में रहता है उनमें से ब्यास, रावी और सतलुज का, और पाकिस्तान में जाता है इंडस, चेनाब और झेलम का, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत इंक्लूड है। ये बातें, ये थी खबरें। कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा का भी चंडीगढ़ कैपिटल है। गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह यहाँ पे है। और नेशनल पार्क तो एक भी नहीं है, तो उसके बारे में तो क्या ही बताएं। और पंजाब का जो फॉर्मेशन जो माना जाता है वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। लिटरेसी रेट यहाँ की 76.68% है। बॉर्डर ये साझा करता है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन, जम्मू एंड कश्मीर से, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, हिमाचल प्रदेश से, फिर हरियाणा से, राजस्थान से, और इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है, लेकिन नेशनल पार्क एक भी नहीं है यहाँ पे। और यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो आर्किटेक्चर वर्क है ना, ली कार्बूसियर का चंडीगढ़ में, उसको मनाया जाता है। तो ये सारी तमाम खबरें पंजाब के बारे में हैं। क्वेश्चन 3, इसमें आपको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा बच्चों। शुरू के ऐसा मान के चलिए 3 क्वेश्चन तो ऐसे सॉलिड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है।
अब कॉन्सेप्ट का तीसरा क्वेश्चन आया, ये है शानदार क्वेश्चन। देखिए, तौकते cyclone is the first cyclone in 2021 in India. Due to this, which state government has issued red alert? तौकते तूफान जो अभी 2021 में जो चक्रवात है, इसके कारण राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। कौन से राज्य में किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए आंसर। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लॉजिक भी लगा सकते हो। अगर साइक्लोन की बात हो रही है तो साइक्लोन तो उस जगह पे आएगा जहाँ पे समुद्र है, और समुद्र इसमें से कौन से स्टेट में लग रहा है आपको? कोस्टल स्टेट, जो कि केरला है, केरला। अब समुद्र से ही अब एक चीज़ याद आ गई, अपने जो तटवर्तीय जो स्टेट है ना, राज्य है ना, वो 9 राज्य है, 9 स्टेट है जहाँ पे कोस्टल रीजन के वहाँ पे बसे हुए हैं, कोस्ट पे बसे हुए हैं। और हमारा जो कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर मानी जाती है। 7517 किलोमीटर भी बोलते हैं इसको। ये फैक्ट आपको एडिशनल तौर पे पता होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मानसून जो केरला में जो सबसे पहले इंडिया में जो मानसून आता है ना, वो केरला में दस्तक देता है। अब आपको इसमें साइक्लोन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइक्लोन होता कैसे, कैसे ओरिजिन होता है, ये सारी बातें मैं बताऊँगा। एक बार द टाइम्स ऑफ इंडिया का आप कटिंग देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ये न्यूज़ कटिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर में आया हुआ है। चलिए ये इमेज देखिए और मस्ती से सुनते जाइए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको एकदम आराम से ईयरफोन लगा के बैठे तो और भी बढ़िया, रफ कॉपी लेके बैठ जाएं और सुनते रहें। देखिए, जो साइक्लोन है ना, जो साइक्लोन, इसको चक्रवात कहते हैं। ये एक तरीके से किसी भी लो प्रेशर एरिया में बनता है। कहाँ पे बनता है? लो प्रेशर एरिया। वहाँ पे जो हवा है ना, वो अंदर की तरफ स्पाइरल होती है, इनवर्ड। ओके। अब जैसे इंडिया का ग्लोब है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के ग्लोब में इक्वेटर 0 से बांटता है अपने को। एक तो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है साउथ हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें हमेशा जो साइक्लोन आता है उसकी डायरेक्शन होती है घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो हमेशा साइक्लोन वहाँ पे आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की दिशा में। ठीक है जी, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में क्या इंडिया में क्लॉकवाइज आता है एंटी क्लॉकवाइज? तो इसको जानने के लिए आपको इंडिया की लोकेशन पता होनी चाहिए। इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, अपने इंडिया से इक्वेटर से इंडिया ऊपर है, यानी कि जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री और 4 मिनट वहाँ पे लोकेटेड है। और इंडिया का वैसे मैनलैंड का लास्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट पे लोकेटेड है। तो इंडिया को कौन से रीजन में हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अपने जो साइक्लोन आते हैं वो एंटी साइक्लोन आते हैं। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए, द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन इज कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब जन्म देना। तो साइक्लोन का जन्म कैसे होता है? साइक्लोन जो प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन का और इंटेंसिफिकेशन कि कितने इंटेंसिटी के साथ है उसको साइक्लोन जेनेसिस कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साइक्लोन के बारे में विस्तार से हम बातें करते हैं। अब देखो, साइक्लोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होता है और टोर्नेडोज होते हैं। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात करेंगे क्योंकि सबसे जो खतरनाक साइक्लोन आता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसको खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका रीज़न है, देखो, जो ट्रॉपिकल रीजन है ना हमारा, जो ट्रॉपिकल, वो 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री अंडा हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री अंडा हाफ साउथ में रहता है। ये जोन रहता है। ये कभी मैं आपको एक इमेज और लेके आऊँगा ग्लोब की, मैं आज थोड़ा मिस कर गया, उससे समझ में आती है आपके, मैं लेके नहीं आया आपको। वैसे मैप में आप देख सकते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इक्वेटर तो समझ रहे हो 0 डिग्री पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे धूप है ना, सूर्य की रेज जो डायरेक्ट सीधी पड़ती है। तो 0 से 23.5 नॉर्थ और 0 से 23.5 साउथ। तो 0 से 23 डिग्री अंडा हाफ नॉर्थ में जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया में से भी निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 0 डिग्री से 23 डिग्री हाफ साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं।
अब ये ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है ना, ये हमेशा इक्वेटर के पास आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास गर्मी रहेगी ज़्यादा, तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, इसकी वजह से वार्म ओशन वाटर मिलेगा। समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जब समुद्र का पानी गर्म होगा तो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा। जब भाप बन के ऊपर उठेगा उसको हम वार्म मॉइस्ट एयर कहेंगे, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहेगा। और वो भी कहाँ पे? जब ओशन राइज करेगा अब ऊपर की ओर, अब ऊपर की ओर कोई चीज़ राइज कर रही है उसको हम एयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वार्म एयर है ना, हमेशा ना लाइट लाइट होती है, मतलब हल्की होती है कोल्ड एयर से। ठंडी हवा हमेशा गर्म, ठंडी हवा हमेशा धरती के नीचे रहेगी, मतलब सरफेस पे रहेगी। और गर्म हवा हमेशा ऊपर हल्की रहेगी तो ऊपर उठेगी, जो चीज़ भारी होगी नीचे रहेगी। तभी देखिए सर्दियों में आपको अपने इतने, जो सर्दियाँ जब आती हैं तब जो कोल्ड एयर है ना वो भारी होती है, तो इसलिए वो सारी तरफ असर कर देती है। तो ये चीज़ है। तो वार्म एयर इज़ लाइटर और कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है। तो इस वजह से एयर हमेशा हमेशा क्या चलती है? वर्टिकल डायरेक्शन में चलती है। तो इसके वजह से क्या होगा? जब वार्म मोस्ट एयर होगी, ओशियन को ऊपर उठाएगी, ओशियन के वाटर को, तो इसकी वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा सरफेस के पास में। इसकी वजह से क्या होगा? कूलर एयर को जगह मिल जाएगी घेरने के लिए। तो कूलर एयर का मूवमेंट होगा सराउंडिंग एरिया में, लो प्रेशर एरिया में होगा। हमेशा याद रखना, एयर हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव करती है, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में करती है। और विंड किसको कहेंगे? विंड उसको कहेंगे जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये चीज़ अगर आप समझ गए ना तो सारा खेल इसी का ही है। अब देखिए आगे की कहानी सुनिए। अब होगा, हुआ क्या? देखिए अब ये होगा, इसमें जो कूल एयर है ना, कूल एयर वो तो हो जाएगी गर्म, वार्म हो जाएगी, क्योंकि कूल उस जगह पे पहुंच गई जहाँ पे हवा नहीं थी, वो ऊपर उठ गई। तो उस जगह को जब आएगी तो वो, क्योंकि एरिया गर्म है अपना ये ट्रॉपिकल, तो वो हो जाएगी वार्म और मॉइस्ट हो जाएगी, और ये फिर से उठेगी। ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। इस प्रकार जो वार्म मॉइस्ट एयर है ना वो तो ऊपर उठ जाएगी, और पानी को क्या कर देगी? पानी को ठंडा कर देगी, वाटर को ठंडा कर देगी एयर। इस प्रकार, क्योंकि ठंडी हवा वापस आएगी, वापस ठंडा करेगी, गर्मी होगी वापस गर्म होगा, और इस प्रकार से साइकिल चलती रहेगी। इस वजह से क्या बन जाएंगे? क्लाउड्स बन जाएंगे। दिस होल, और वेपराइजेशन प्रोसेस होता ही रहेगा। दिस होल सिस्टम ऑफ क्लाउड एंड विंड स्पिन्स एंड ग्रोज। और ये जो सारा सिस्टम है ना क्लाउड और विंड का, वो क्या करेगा? घूमेगा, स्पिन करेगा और ग्रो होगा, बर्जिन होगा, एक तरीके से ब्लूम करेगा। और इस एंटायर साइकिल ये कंटिन्यू चलती रहेगी। और इस ये साइकिल जब चलती रहेगी तो एक तरीके से क्या बन जाएगा? साइक्लोन बन जाएगा। जब हवा 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लग जाए, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। और यही हवा 119 और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लग जाए तो उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं और ह्यूरिकेन कह देते हैं। अरे बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये बताओ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए साइक्लोन 3 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, टोर्नेडो। अब देखिए यही साइक्लोन जब समुद्र में आता है ना, उसको तो सुनामी भी बोल देते हैं, एक तरीके से सुनामी या साइक्लोन बोल देते हैं। और यही जब मिट्टी में अपने रेगिस्तान में, जब अभी मई जून के महीने में जब ये चलता है, अप्रैल मई के महीने में, जब उसको हम आंधी आंधी के साथ कई बार बम्बोलिया नहीं आता, कहते हैं बमोड़ा आ गया, बम्बोला, बमोलिया, वो यही है, वो एक तरीके से साइक्लोन ही है, बस वो मिट्टी का साइक्लोन है, रीजन वही है, बनता ऐसे ही है। ठीक है। अब उसमें मिट्टी का खेल होता है सारा, उसमें पानी का रोल नहीं होता, इतना ही फ़र्क है। अब देखिए अलग अलग साइक्लोन, साइक्लोन के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ह्यूरिकेन कहाँ होते हैं? देखिए आप ह्यूरिकेन देख रहे हैं ना, चीज़ वही है, मतलब वही है, गंगाधरी शक्तिमान है, चीज़ तो वही है, ह्यूरिकेन है। अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक, अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक जो रीजन है ना वहाँ पे तो इसको कहते हैं ह्यूरिकेन। टाइफून कहाँ पे बोलेंगे? इसको टाइफून बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बोले तो इंडिया के साउथ ईस्ट में जो ये कंट्रीज़ हैं, ब्रूनई, मालदीव्स, मलेशिया, सिंगापुर वाला जो रीजन है, इस एरिया में इसको कह देंगे टाइफून। साइक्लोन हम इंडियन ओशन में बोलते ही हैं, मेडागास्कर तक, इंडियन ओशन, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, इस रीजन में जितना भी आएगा ये, इसको हम कहेंगे साइक्लोन। और वेस्ट पैसिफिक एरिया जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले एरिया, उसमें भी साइक्लोन कहते हैं। बट स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको बताऊं, इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विली विली के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सारी बातें बता दी, ये भी ठीक है, इसमें ये भी बता रखा है कि मई नवंबर में यहाँ पे आता है, सर ये यहाँ पे जून नवंबर में ह्यूरिकेन बोल रहे हैं इसको, ये भी है।
लेकिन सर एक बात बताइए, फिर मैं कहूँ हाँ पूछिए क्या, फिर आप पूछेंगे कि सर ये जो साइक्लोन है इनके नाम कौन देता होगा, कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी। मतलब अच्छा सवाल पूछा आपने। इस जो इसका नाम देती है वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वो? है ये जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे थे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड बन के बैठे हुए हैं वो हैं पेट्री तालास, बैठे हुए हैं इसका हेड। और इसको 71 साल हो गई है फॉर्मेशन इसका हुए हुए। और सेक्रेटरी जनरल भी पेट्रे तलाश और हेड भी इनकी यही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूनाइटेड नेशंस है। ये जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। और हाँ, हाल ही में भारत के आसपास इलाके में जो ओशन में जो जितने भी साइक्लोन आए हैं वो मैं बता दूं। बुलबुल साइक्लोन आया था थोड़े दिनों पहले, 2017-18 में आया था। तितली आया था। कैटरीना आया हुआ है, 2005-6 में आया था। फैनी आया था, वायु आया था, और निसर्ग निसर्ग साइक्लोन आया था। तो ये साइक्लोन हाल ही में आए थे। ये जानकारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं। ये केरला का मैप और दिखा दूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन में जो ये सारी राम कहानी जो चेतावनी दी थी वो केरला में दी थी। ये देख लीजिए, केरला में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये केरला का मैप। केरला का जो बॉर्डर लगता है वो कर्नाटका तमिलनाडु ये लगता है। और आप ये खुद देख लेना। हाँ, तो केरला के बारे में थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी मैं लेके आया था। क्या? ये बिल्कुल लेके आया हूँ। केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन है। नेशनल पार्क देख लीजिए, अनईमुडी शोला, एराविकुलम, मथिकेटन शोला, पम्बदून, परियार और साइलेंट वैली यहाँ के क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। केरला का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। जो पिनरई विजयन है वो CPIM पार्टी से हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर लगता ही है, बता दिया। डिस्ट्रिक्ट अब पहले 13 थे, अब 14 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे डांस की बात करें तो कथकली डांस बहुत ही मशहूर है। मोहिनी अट्टम भी है। कथकली, मोहिनी अट्टम, कुड़ी अट्टम और कृष्णानट्टम ये यहाँ के डांस हैं। ये देख लीजिए। और हाँ, एक अमेजिंग फैक्ट केरला के बारे में कि केरला में पूरे इंडिया का सबसे छोटा हाईवे है, सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे, जो कि NH47A है, जो कि सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा है। यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात करें तो एक ही है, जो कि वेस्टर्न घाट है। लेक में बात करें तो पेम्बदन, कायमकुलम और अष्टमुड़ी ये हैं। तो इस प्रकार हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। रिवर्स भी बता देते हैं। परियार, इदमला, मुल्लयार और मुत्तिरपुझा, पनरी, जनकुटी ये यहाँ के क्या हैं? रिवर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, व्हीटली अवार्ड्स आर कॉल्ड ग्रीन ऑस्कर। इन 2021 द व्हीटली अवार्ड वाज गिवन टू होम। व्हीटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। वर्ष 2021 में व्हीटली पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए जोश जे कट्टूर, ऑप्शन बी नुकलू फॉम, ऑप्शन सी प्रवीव कुमार, ऑप्शन डी श्यामलाल शर्मा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन बी नुकलू फॉर्म होगा। इनको जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नुकलू फॉर्म ये है कहाँ के? ये जो व्यक्ति हैं ये है नागालैंड के। ये कहाँ के? नागालैंड के। इनको प्रेस्टिजियस व्हीटली अवार्ड मिला है। अब ये जो ग्रीन ऑस्कर जो ये अवार्ड मिलता है, ये 40,000 पाउंड जो विजेता होता है, ये जिसको अवार्ड मिलता है उसको कितना मिलता है? 40,000 पाउंड मिलता है इस अवार्ड में। नुकलू फॉर्म, इनको एक और नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है अमूर फैल्कन मैन ऑफ नागालैंड। अब ये अमूर फैल्कन क्या है? ये एक तरीके से अमूर फैल्कन एक बाज होता है, बाज, जो कि नागालैंड में काफ़ी पाए जाते हैं। और ये एक तरीके से माइग्रेटरी बर्ड होती है, जो कि अमूर एक रिवर है जो रशिया और चाइना के बॉर्डर पे है, उस जगह से माइग्रेट करते हुए नागालैंड में आते हैं। तो इसलिए इनको अमूर फैल्कन मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन अमूर की, इन जो फैल्कन है इन बाजों की रक्षा करते हैं। क्योंकि ये जो लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे कि 15,000 के तकरीबन 15,000 अमूर फैल्कन को हर साल नागालैंड में इनका शिकार किया जाता है। तो उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ के चलते इनको अमूर फैल्कन
फैल्कन मैन ऑफ नागालैंड कहा जाता है। और हाँ, नागालैंड को अमूर फैल्कन कैपिटल कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अमूर फैल्कन यहीं पे आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने जान ली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, हु ऑथर्ड ए न्यू बुक ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। किसने एक नई किताब लघु कहानियों का एक संग्रह शीर्षक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन लिखी है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी अमृत्य सेन, ऑप्शन डी श्यामलाल शर्मा। बताइए आंसर। ये बहुत ही महान लेखक हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है रस्किन बॉन्ड, जो काफ़ी लंबे समय से कहानियाँ लिख रहे हैं। बहुत ही एक तरीके से वेटरन ऑथर है। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है। 87 साल के हो चुके हैं। इन्होंने अपने 87 बर्थडे पे नई बुक को रिलीज़ किया है। और ये हम कह सकते हैं कि देखिए, इसको कहते हैं पैशन। पैशन किसी भी उम्र में हो सकता है। हमेशा ये देखिए, इनका पैशन बना हुआ है। तो इन्होंने 87 साल की उम्र में भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। तो ये बेहद ही शानदार बात है, हमें मोटिवेट होना चाहिए इस चीज़ से। ये देखिए रस्किन बॉन्ड, ये आप पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है, आप पढ़ लीजिए। आपके लिए मैं ये PDF लेके आया हुआ हूँ। अब तक आपने रीड कर लिया होगा, या तो हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली फ्रेश केसेस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज़ बिन डिटेक्टेड। हाल में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार के ताज़ा मामलों का पता चला है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर का, करते हैं खुलासा। क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन ए मेघालय होगा। अब ये जो स्वाइन फ्लू है, देखिए स्वाइन फ्लू बोल दिया, स्वाइन फीवर कह देते हैं। ये भारत में जो मामला है ये मेघालय में तो दर्ज हुआ है। अब मेघालय से जस्ट पहले ये मिजोरम में भी दर्ज हुआ था। वहाँ पे देखिए, आफ्टर मिजोरम अफ्रीका स्वाइन फीवर स्ट्राइक इन मेघालय। आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से पिग है ना, सूअरों को होती है बीमारी। और मिजोरम में 1700 से ज़्यादा जो सूअर हैं वो मर गई थी इस वजह से। और 350 से ज़्यादा स्वाइन जो पिग है वो मेघालय में डेथ कर गई हैं, मर गई हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर इसका कोई इलाज नहीं है क्या, इसका कोई बीमारी का इजाद नहीं हुआ क्या एक तरीके से? कब तकरीबन 2000 से 20-21 साल हो गए देखते हुए, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। लाइलाज बीमारी है। और इसके चलते जो ये स्वाइन होती है, जो ये पिग होती है, पोर्क जो होती है, इनको पोर्क भी कहते हैं। देखो, पिग को पोर्क भी कहते हैं, स्वाइन भी इनको कहते हैं। तो इनकी क्या हो जाती है, इनको मार दिया जाता है बच्चों। एक इलाज है, इसको क्या कह देते हैं कि पिग को मार दिया जाए। तो क्योंकि इंसानों ने खुद के लिए तो अब वो बना लेते हैं, लेकिन जानवरों के लिए बर्ड फ्लू और ये स्वाइन फ्लू के लिए अभी तो कोई ईजाद नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आई है, कोई उपलब्ध नहीं है इस चीज़ के लिए। आप ये देख सकते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक तरीके से कंटीजियस डिजीज़ है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। और इसके लिए जो बॉडी बिठा रखी है, 100% मोर्टिलिटी रेट है, इसमें बचने का कोई समाधान नहीं है जानवरों का। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ करके बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं 1924 में फाउंड किया गया था UN के द्वारा। 167 मेंबर कंट्री हैं। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। 5 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर पेड बाय मेंबर कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस। मेघालय का मैप और देख लो एक बार। मेघालय 7 सिस्टर्स में से एक है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। 7 इसके डिस्ट्रिक्ट ये देख लो आप, कितने डिस्ट्रिक्ट है इसके। मैं 7 ही डिस्ट्रिक्ट हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट तो वैसे 11 बता रखे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये जानकारी है। इसमें 3 हिल होती है, गारो, खासी, जंतिया। गारो सबसे वेस्ट में, फिर मिडिल में खासी, फिर जंतिया हिल है। ये मेघालय के देख लीजिए। कैपिटल शिलोंग है। गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा है। पहले तथागत रॉय यहाँ के गवर्नर थे, बाद में सत्यपाल मलिक को बना दिया गया है। और ये जानकारी यहाँ पे नेशनल पार्क और देख ले, बालपक्रम नोकरेक नेशनल पार्क है।
और लिटरेसी रेट की बात करें तो 75.84% यहाँ की लिटरेसी रेट है। मेघालय का फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। डांस यहाँ पे इतने मतलब इतने हिट नहीं है, आपको एक दो डांस बता देता हूँ यहाँ के। एक तो लहू डांस को बोलते हैं, लहू है, एक वांगला डांस है, और डिस्ट्रिक्ट 11 बता दिया है, नेशनल पार्क बता ही दिया आपको। रिवर्स बात करें तो सोमेश्वरी और कोपिली और मैनतुडू, ये रिवर यहाँ से बहती है। ट्राइब भी यहाँ पे पाई जाती है, जनजाति जैंतिया, खैनरियाम और नार पनार, ये यहाँ की एक तरीके से। हाँ, जो बॉर्डर जो साझा करता है मेघालय, बॉर्डर सिर्फ स्टेट बॉर्डर सिर्फ एक करता है आसाम के साथ, क्यों आसाम ने इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है एक तरीके से। और अगर देश की बात करें तो वो भी एक ही कंट्री है, बांग्लादेश, जो इसके साउथ में है। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, इसके साउथ में तो बांग्लादेश मिलेगा, और इसका एक ही स्टेट है जो नॉर्थ में, जो पूरा इसको कवर किया, नॉर्थ और ईस्ट में पूरा आसाम। ये इसका स्टेट बॉर्डर ये हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेशनल बैम्बू मिशन हैज रिसेंटली लॉन्च द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन विच डोमेस्टिक इंडस्ट्री। राष्ट्रीय बांस मिशन ने हाल में ही किस घरेलू उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए अगरबत्ती, ऑप्शन बी लीफ प्लेट्स एंड बाउल, ऑप्शन सी धूप, या फिर ऑप्शन डी बैम्बू बोटल्स। बताइए। जो नेशनल बैम्बू मिशन जो आया हुआ है, सारी बातें बताऊंगा कब आया था और क्या बात थी। इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसने स्ट्रेंथन किया। किस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वो है। क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अगरबत्ती। अब आपको जान के अगर कईयों को हैरानी होगी तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, अगरबत्ती है ये बैम्बू की सहायता से बनती है। अगरबत्ती के जो चारों तरफ से जो सुगंधित जो बनती है ना, इसमें डंडी जो वो डाली बनती है जिसकी, वो बैम्बू की बनती है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि बैम्बू क्या ट्री है? क्या बैम्बू एक ट्री है? 2018 से पहले ट्री होता था। सर क्या बात कर रहे हो, 2018 से पहले ट्री होता था और अब क्या है, घास है क्या? बिल्कुल घास है, सही पकड़े। हाँ, नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू को 2018 में घास का दर्जा दे दिया गया। अब हालांकि ये डेफिनेशन कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि घास के कभी भी एक तरीके से तना नहीं होता, और इसके क्या है, ये जो ट्री है इसमें तना है। ये देखिए नेशनल बैम्बू मिशन है, इसके स्टेम है, और इस घास में कभी भी स्टेम नहीं होती है। तो इसको ग्रास का दर्जा इसलिए दे दिया गया है क्योंकि 1986 के जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, अगर ये फॉरेस्ट का, अगर ट्री का अगर इसको दर्जा रहता तो इसको काट नहीं सकते थे लोगों के एक तरीके से इसको काटना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया हुआ था। बट जैसे कि ग्रास, इसको ग्रास का दर्जा मिला तो इस चीज़ की मान्यता मिल गई है। अब बैम्बू एक तरीके से क्या है, नेचुरल, एक फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट और है बैम्बू के बारे में, ये एक नेचुरल कार्बन सिंक है, यानी कि कार्बन का अवशोषण कर लेता है ये। तो इसी का यूज़ करके अगरबत्ती बनाई बनाई जाती है। ये इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बैम्बू सेक्टर विद नेशनल बैम्बू मिशन, जिसमें एक 303 बैम्बू नर्सरी क्लासिफाइड एज हाईटेक। ये मोदी जी के चेहरे की चमक देखिए, इन्होंने ये बातें इसमें बताई हैं। बिग एंड स्मॉल नर्सरीज इस्टेब्लिश इन 23 स्टेट्स विद 50% असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 11,240 हेक्टेयर ऑफ बैम्बू प्लांटेशन विद यूज ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। 240 यूनिट ऑफ ऑपरेशनल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइवर्सिफाइड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये देख सकते हैं नेशनल बैम्बू मिशन, ये पढ़ लीजिए इसके बारे में। लॉन्च द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री। ये देखिए, द नेशनल बैम्बू मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2018-19, करंटली इम्प्लीमेंटेड इन 21 स्टेट। अभी फिलहाल भारत में 21 स्टेट में इम्प्लीमेंट हो चुका है। ऑक्सीजन पार्क जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में बनाया गया है इसका बैम्बू का, और बैम्बू क्लस्टर है वो जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्र में अवेलेबल है। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बताइए आज का होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन। व्हेन डज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? व्हेन डज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? ये आपके होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन, दूसरा मैंने अभी लिखवाया है, तीसरा ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल बैम्बू मिशन इन इंडिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, आप इसका आंसर बताएंगे मुझे फटाफट, देखिएगा इसका आंसर मुझे आप बताएंगे सभी।
लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मिशन ऑक्सीजन? किस राज्य सरकार ने हाल में मिशन ऑक्सीजन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में मिशन ऑक्सीजन को लॉन्च किया है। चलिए, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है उसकी कटिंग देख लीजिए, इसमें पढ़ लीजिए, मिशन ऑक्सीजन महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव सोप्स फॉर इंडस्ट्री। गॉट इट। जिसमें क्या रहेगा, इसमें जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में जनरेट किया जाएगा मिशन ऑक्सीजन प्लान में, रोज़ाना का जो प्रोडक्शन होगा इसका 3000 मेट्रिक टन रहेगा स्टेट में। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में तो बहुत ही बुरा हाल है भाई। महाराष्ट्र में करीब 3.5 लाख केस तो कल ही रजिस्टर हुए हैं, तो देख सकते हो, आप सोच सकते हो। ये है मिशन ऑक्सीजन हेल्पिंग इंडिया ब्रीथ अगेन, हेल्पिंग इंडिया ब्रीथ अगेन, ये इसकी थीम है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो अपडेट न्यूज़ है इसमें इतना 42 करोड़ का फंड रेज हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए क्या क्या जानकारी इसमें दे रखी है। और ये महाराष्ट्र का मैप देख लीजिए। चलिए महाराष्ट्र के बारे में भी हम करेंगे चर्चा, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार आप। अब चलो महाराष्ट्र, अब देखो आप, आज हमारे कम से कम 3-4 स्टेट तो हमने कवर कर लिया। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। कैपिटल इसकी मुंबई है। चीफ मिनिस्टर इसके उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर इसके भगत सिंह कोश्यारी हैं। जो एरिया के मामले में, जो इंडिया का सबसे बड़ा, जो स्टेट के मामले में बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का है राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। थर्ड रैंक है इसके एरिया के मामले में। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 36 है, राजस्थान से 3 ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अगर स्टेट बॉर्डर की बात करें तो ये आप देख लीजिए, इस मैप के देखते देखते कीजिए। इसके नॉर्थ में आप देखिए, उधर लगेगा गुजरात, फिर नॉर्थ से थोड़ा सा हल्का सा नॉर्थ ईस्ट में आइए मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का लगेगा इसके, फिर लगेगा तेलंगाना, गढ़ी की दिशा में चलिए तेलंगाना, फिर कर्नाटका, फिर गोवा। देखिए फिर से बताता हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, ये 6 राज्यों का यहाँ पे बॉर्डर लगता है। इसके वेस्ट में ये अरेबियन सी आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे एक वधावन पोर्ट भी है मुंबई में, ये भी आप जान लीजिए। यहाँ के डांस की बात करें तो तमाशा, एक मूवी भी आई थी रणबीर कपूर की, तमाशा, तमाशा, डिंडी, कोली, लावनी, लावनी डांस होता है यहाँ पे। नेशनल पार्क की बात करें तो 6 नेशनल पार्क हैं, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी जिसका दूसरा नाम बोरीवली भी है, और तड़ोबा नेशनल पार्क है। ये हैं। पेंच जो नेशनल पार्क है, पेंच वो मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र दोनों में बॉर्डर साझा करता है, तो महाराष्ट्र का भी माना जाता है और मध्य प्रदेश का भी माना जाता है। रिवर की बात करें तो गोदावरी, इंद्रावती, भीमा, कृष्णा, वैनगंगा यहाँ से बहती है, नर्मदा, पैनगंगा, कोयना, वर्धा, ये सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और अगर हम यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात करें तो 4 हेरिटेज साइट हैं यहाँ पे। अजंता केव जो 1983 में बनी थी, एलिफेंटा केव है 1987 में रजिस्टर हुआ था, यूनेस्को हेरिटेज साइट में रजिस्टर हुआ था। ये बनी तो बहुत पुरानी है, केव तो बहुत पुरानी है। इलोरा केव है 1983 में दर्जा मिला था, और कैलाश टेम्पल है। ये सारी चीज़ें हैं। और वेस्टर्न घाट्स भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, और विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई 2018 में बनी थी। तो ये हमारा होता है आज का सेशन ओवर। और एक बार आपको इम्पोर्टेंट डेज भी हम बता देते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। तो फैमिलीज आर लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्री, वी ग्रो डिफरेंटली बट आवर रूट रिमेन्स द सेम। और नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे भी मनाया जाता है। वैसे ये हमेशा जो मई मंथ का, तो एक तरीके से कह सकते हैं इसकी कोई डेट फिक्स नहीं रहती है।
ये फ्राइडे सैटरडे को मनाया जाता है, सेकंड वीक के सैटरडे को। तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इस बार 15 तारीख को, मतलब यानी आज पड़ा है, तो उस हिसाब से तो होता है हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल, शेयर। थैंक यू एंड हैव ए चेयरफुल डे।